ओके, सो लेट्स गो एवरीवन। अपने करने लग रहे हैं आईएससी का स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन, चैप्टर नंबर 11। ये जो टॉपिक है आपका, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सिलेबस में बनाया है। अगर वेटेज पूछो, दैट इज मार्क्स कवरेज, तो इस चैप्टर का, अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में हाफ ईयरली या फाइनल जहां पे भी रेलिवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजीली 7 to 10 मार्क्स इससे आएगा, आएगा ही आएगा। हो ही नहीं सकता नहीं है। अगर ये सिलेबस का पार्ट है, 7 से 10 नंबर तय है इस पर आना। हाँ, अकॉर्डिंगली मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर इस टॉपिक पे आके, मैं बहुत सारा एक एक क्लास वाला टॉपिक सभी करवाया, आपको याद होगा। जो बहुत छोटा होता है उसको मैं उतना ही फास्ट करवा रहा हूँ, जो लेंथी है उसको उतना ही स्लो करवा रहे हैं आप लोगों का। ये जो है एनीवेयर अराउंड 4 to 5 क्लासेस मेरा लेगा। क्या ये डिजर्व करता है? अगर सिलेबस का 10% है तो डिजर्व डेफिनेटली करता है। 7 से 10 नंबर आ रहा है सर। हाँ, इस टॉपिक का एक चीज है, कॉन्सेप्ट यानी कि जो चल रहा था वो तो है, प्लस एट द सेम टाइम लर्निंग अपने पूरा क्लास में लाइक एवरी अदर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो दैट विल रिक्वायर टाइम। अगर तुमको पढ़ाने वाला बात करना है ना, सिया अगर कोई मेरे को ये बोल रहा है ना कि सर लर्निंग का ऐसा मत कीजिए, लर्निंग तो हम ना आराम से खुद से कर लेता है, कोई अगर ये इतना कॉन्फिडेंट है ना, तो गुड न्यूज ये है तेरे लिए कि तो हम चैप्टर पहला 5 मिनट में ही खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि हम पूरा चैप्टर ही पहला 5 मिनट में पढ़ाने वाले हैं। तो जो वो है कि सर समझाए दे तो हम कर लेगा, तो ले तेरा ऐसे ही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, पहला 5 मिनट में ही हो जाएगा वो, 5 से 10 मिनट में। सुनते चलना बात को, इंटरेस्टिंग है बात। ये चैप्टर इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है ना, बिकॉज ये एक स्टूडेंट को पूरा इंडियन इकोनॉमी समझा देता है। पूरा इंडियन इकोनॉमी का गाड़ी कैसे चल रहा है वो समझा देता है, एक टाइमलाइन समझा देता है। मैं आपको ये टाइमलाइन बताता हूं, आप लोग सुनते चलिएगा। जो टाइमलाइन का जर्नी है दोस्त, वो शुरू होता है 1757। पूरे 10 मिनट सुन लो कायदे से, तुम बोलेगा कि ये चैप्टर तुमको आ गया, मतलब समझ में आ गया। लर्निंग वाला पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाला बात हम लोग करते रहेंगे। 1757 पे ये चैप्टर शुरू होता है। 1757 में क्या हुआ सर ऐसा? दोस्तों 1757 में बैटल ऑफ प्लाजी होता है, बात समझते चलना, इसमें बहुत कुछ कवर हो जाएगा। 1757 में बैटल ऑफ प्लाजी होता है। हालांकि चैप्टर का नाम पोस्ट लिबरलाइजेशन है, तो ज्यादा बात हम इसका करेगा, बट एक जर्नी दे रहा है तुमको इंडियन इकोनॉमी का। 1757 बैटल ऑफ प्लाजी होता है। ये बेसिकली आप समझ लो फ्रेंच ब्रिटिश का वॉर था फॉर कंट्रोल ओवर इंडिया। इंडिया पे कौन राज करने वाला है अगले 200 साल, ये डिसाइड ये वॉर करता। 1757 में लड़ा गया, ब्रिटिश जीत गया, और ब्रिटिश इंडिया में रहा 1947 तक। 1947 तक दोस्तों, 1947 आपको पता है क्या बोलते हैं अपने लोग इसको? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस दौरान ना, अगर ब्रीफ समरी दूं, तो ब्रिटिश इंडिया को यूज कर रहा था दो तरीके से। ब्रिटिश इंडिया को यूज कर रहा था दो तरीके से। पहला, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अरे भाई, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, पढ़ा है तुम लोग हिस्ट्री की किताबों में, मिड 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। अब उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में कपड़ा बन रहा है, कॉटन तो चाहिए। कैप्चर करो, इंडिया वॉज कैप्चर्ड फॉर दैट नंबर वन पर्पस। नंबर टू, अब इंडस्ट्रीज है, तो गुड्स थोड़ा मोड़ा बनेगा कि बहुत ज्यादा बनेगा? थोड़ा मोड़ा कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। और ये बहुत ज्यादा गुड्स को बेचना भी है। कहां बेचे? कुछ नहीं मिल रहा था, इंडिया में ही बेचो। तो ब्रिटिश का इंडिया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और मार्केट फॉर फिनिश गुड्स इंडिया बन चुका था फॉर द ब्रिटिश। क्या ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया का इकोनॉमी बहुत अच्छे स्टेट पर था? जीरो, स्टैग्नेट हो गया था, स्टैग्नेंट। अगर कभी भी लाइफ में कोई पूछ ले कि तुम इकोनॉमिक्स पढ़े हो, बता दो 1947 में इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था, उसको एक वर्ड बोल देना, वो चुप हो जाएगा, स्टैग्नेंट। इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टैग्नेंट, पूरी तरह से रुक चुका था, बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा था, रादर इट वॉज वेरी पुअरली परफॉर्मिंग। ठीक है, 47 हो गया। क्यों मैं अभी जहां पे आ रहा हूं वहां पे आ रहा हूं वो तुमको समझ आएगा, बहुत ही अच्छा स्टोरी है ये। 47, 47 से हम लोग आजाद, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नेहरू साहब।
पीएम नेहरू। अब ये भाई बोलते हैं सुनते चलो, कुछ कॉपी नहीं करने का जरूरत है, सुनते चलो। नेहरू साहब बोलते हैं कि अब ना इंडिया को हम संभालेंगे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट। क्या मॉडल में? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, कायदे से सुनो, कॉपी मत करो प्लीज। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल है जहां प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी। पर सच बताएं तो ये एकदम झूठ था। रियल लाइफ में प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ वो पावर नहीं था। एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट थी। लिखना मिक्स्ड ही, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा तो मिक्स्ड ही। बट रियल लाइफ में जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एकदम मिक्स्ड वाला बिहेवियर नहीं दिखा रही थी। रादर इट वाज एक्टिंग टोटली इन अ सोशलिस्ट पैटर्न। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस अलाउड ही नहीं थे। बिजनेसेस वर नॉट अलाउड ओनली। प्राइवेट सेक्टर को आधा से ज्यादा इंडस्ट्रीज में अलाउड नहीं था। ये जो दूरी है या ये जो जर्नी है दोस्तों, चला 1991 तक। क्या ये इंडिया इसमें बहुत खुश था? इंडिया इस सिचुएशन में? आई एम सॉरी, इंडिया फेल्ड मिजरेबली, फेल्ड। ये प्लान गवर्नमेंट का फेल्ड। 1991 में भीख मांगने का नौबत आ गया था। ये चैप्टर कहां से शुरू होता है? यहां से। ये चैप्टर कहां से शुरू होता है? यहां से, 91 से। 91 से सर, 91, 91 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1991 ये कौन सा बीच का ईयर आप लिख दिए? सुनते चल। 1991 में इंडिया के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आ गया। क्या? वो समझो। पहला बात, गवर्नमेंट इतना गंदे तरीके से इकोनॉमी को चला रहा था। जितने गवर्नमेंट के बिजनेसेस थे सब लॉस मेकिंग, मेजॉरिटी एटलीस्ट लॉस मेकिंग गवर्नमेंट यूनिट्स। अब ये लॉस मेकिंग गवर्नमेंट यूनिट्स को फाइनेंस कैसे किया जाता था? टैक्स पेयर के पैसे से। 1971 और 72 का एक टाइम है, टैक्स रेट था 91%। 91%। मतलब अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो 91 सरकार ले जाएगा, हम 9 रुपया से घर चलाएंगे। इट वॉज अ रबिश सिचुएशन इस समय। तो सर ये बस इतना सा बात, 91 में खाली इकोनॉमी लॉस मेकिंग थी, इस बात का आपको बुरा लग गया? जितने भी 91 के पहले की पॉलिसीज थी सिया, वो लोग पास हुए कि फेल हुए? फेल। तो सबसे पहले 91 में क्या हुआ? सबसे पहले नंबर 91 में क्या हुआ? फेलियर ऑफ प्री 91 पॉलिसीज। 91 के पहले जितनी पॉलिसीज थी कंट्री को चलाने के लिए, सबके सब पिट गई बुरी तरह से। दूसरा बात, फॉरेक्स क्राइसिस, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। सर ये क्या है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस? ये क्या है सर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस? सुनोगे? सुनो। इराक और कुवैत का झगड़ा हो गया 91, गल्फ वॉर, इसको बोलते हैं गल्फ वॉर। सर इराक और कुवैत का झगड़ा हुआ, इससे इंडिया का क्या फर्क पड़ता है? सुनो। एक तो पैसे कमाने को नहीं इंडिया के पास। इराक कुवैत का झगड़ा हुआ, क्यों हुआ था? इसका रीजन है, इराक में होता था भाई सद्दाम हुसैन, वो अटैक कर दिया कुवैत पे। क्यों? क्योंकि कुवैत के पास ज्यादा तेल था। अटैक कर दिया कुवैत पे। अच्छा, इराक कुवैत पे अटैक किया, अमेरिका बोलता हम आएगा बीच में, हम वॉर को सॉल्व करेगा। अमेरिका वॉर को तो घंटा कुछ सॉल्व नहीं किया, इराक में रह गया 20-25 साल वो लोग को ऑयल यूज करने के लिए। हालांकि ये झगड़ा खत्म हो गया था इराक और कुवैत का। कुवैत से इराक को भगा दिया गया था। इराक क्या किया? कुवैत का आधा से ज्यादा ऑयल वेल्थ को उड़ा दिया जाते जाते। अब समझो, जब दो ऑयल का कंट्रीज का वॉर हो रहा है, इराक और कुवैत किसके लिए जाना जाता है? ऑयल के लिए। तो वो लोग क्या करेगा? ऑयल का कीमत को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अरे वरना झगड़ा कैसे स्पॉन्सर करेगा? अरे हाँ या ना? यस सर। झगड़ा वरना कैसे लगेगा? झगड़ा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, पैसा आएगा। तेल का दाम बढ़ गया। एक, इंडिया के पास पैसा आमदनी कुछ नहीं, और 91 में छिड़ गया गल्फ वॉर जिससे ऑयल का बिल चला गया। तो एक, तुम्हारे घर पे पैसे नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे घर मतलब इंडिया में, और प्लस तुम्हारे बिल्स जो तुम्हारे खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। 91 में ये हालत हो गया था एक दिन कि इंडिया के पास एक हफ्ते का भी ऑयल का पैसा नहीं था। एक अगला एक हफ्ता का ऑयल खरीद ले उतना नहीं था हिसाब।
फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का नंबर वन रीजन क्या बोला? गल्फ वॉर। क्या बोला? गल्फ वॉर। सुनो, अभी बात, दुख खत्म नहीं हुआ। सेकंड, यूएसएसआर कौन कौन सुना है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। लिपिका नहीं सुना हुआ यूएसएसआर? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। बेसिकली 1917 में यूएसएसआर फॉर्म हुआ था, 1917। लेनिन वाज द लीडर। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ। उसके बाद आप देखो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कितना जुड़ा हुआ है। ये हम हिस्ट्री का बता रहे हैं, हिस्ट्री किताबों से बता रहे हैं। 1917 में हुआ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन हुआ था क्योंकि वहां पे रशिया का जो डिक्टेटर था जार निकोलस, वो बदमाशी कर रहा था। मतलब जो मर्जी, जो बेवकूफी कर सकता है कर रहा था। इंडियन इकोनॉमी को ठीक से चला नहीं पा रहा था, मतलब रशियन इकोनॉमी को ठीक से चला नहीं पा रहा था। जार निकोलस को लोग मार के भगा दिया। तब था लेनिन जो इसका लीडर था। लेनिन बोला हम लोग सारी कंट्रीज मिलकर, रशिया के आसपास वाली कंट्री यूएसएसआर बनाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। रशिया प्लस 14 टू 15 अदर कंट्रीज रशिया के आसपास, जिसमें यूक्रेन भी था, जॉर्जिया भी था, अजरबैजान भी था। ऐसे करके 15 कंट्रीज था। ठीक। 91 में डिसाइड हुआ, खत्म। यूएसएसआर बोल के कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है। 15 कंट्रीज बढ़ गई। सर अजीब बात करते हो आप। तो 15 कंट्री यूएसएसआर की बटी, उसमें इंडिया का क्या गया? सुनो, टेक्सटाइल और कपड़ा जो था ना, यूएसएसआर इंडिया का हाईएस्ट इंपोर्टर था। इंडिया जो माल बेचता था उसका हाईएस्ट इंपोर्टर कौन था? यूएसएसआर। यूएसएसआर पहले कैसे बिहेव करता था? एक कंट्री की तरह। 1991 में कितना कंट्री बन गया? 15। हर कंट्री अपने मन का करेगा। 15 कंट्री में रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये जितने कंट्रीज है ये सब आ गए। सब अपने मन का करेगा। सब कोई इंडिया से खरीदे ये जरूरी नहीं है। एक तो लड़ाई हो रहा है वहां पे, देखो गल्फ में तेल का खर्चा बढ़ गया मेरा, ठीक है कि नहीं है? और यहां पर तुम देखो, यहां पे ये डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से मेरा जो आमदनी था, इनफ्लो ऑफ मनी था, वो गिर गया। दो दो जख्म। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस ही में हम अभी क्या पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है? फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। तीसरा सुनोगे दर्द? तीसरा दर्द है जो एनआरआईज लोग थे, लोग बोले यार ये इंडिया में तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा पैसा सुरक्षित नहीं है। एनआरआईज का जो पैसा इंडिया में था वो लोग निकालने लग गया। तीसरा दुख, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। दिख रहा है क्या? तीन प्रॉब्लम्स। अब ये पिक्चर समझ आया? अब ये दो मेजर बात थे। अब उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपको पता होगा इनके बारे में, नाम सुना हुआ ये होगा, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स इंडिया हैज सीन। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट। वो जाते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास। सर ये आईएमएफ कौन है सर? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक के पास। मालिक पैसा दे दो, पैसा, कंट्री डूबने वाला है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक फिर बोलता है मनमोहन सिंह को, तुमको पैसा चाहिए ले जा, पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तुम ले जा। हैं, तुम चुकाएगा कैसे? बोलो तो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मनमोहन सिंह को यही बोल रहा है, तुम पैसा चुकाएगा कैसे? पैसा लेके जाना है, ले ले जा। जब ये बात बोला आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तब मनमोहन सिंह बोला हाँ बात सही है आपका, आप बोलिए क्या करें। बोला तुम लोग को बोला था कि बिजनेस मत करो, तुम्हारे कंट्री में साला गवर्नमेंट बिजनेस करता है। क्योंकि क्या बोला था 1947 में, हम बता दिया था तुम लोग को, कौन बिजनेस कर रहा था? सरकार। बोला पहला बात तो तुम्हारे कंट्री में यार गवर्नमेंट बिजनेस करता है, हटो यहां से, बिजनेस करना कम करो। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी ना क्लोज्ड थी, क्लोज्ड 1947 से 1991। हम किसी से और बात, हम किसी और से बात नहीं करेगा। समझ रहा है ना? इंडियन इकोनॉमी जो होगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर होगा, इंडियन इकोनॉमी का बाहर की किसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं, एक्सेप्ट रशिया और एक दो कंट्री। समझ में आ गया क्या? यस सर, यस सर, यस सर।
अरे तो भाई जब ये हुआ तुम लोग समझो समझो समझो। इंडिया का तब ये हालत था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कि भैया मतलब 1947 से 1991 में रशिया तुम समझ लो इंडिया का वो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड बन चुका था कि तुम किसी और से बात नहीं कर सकता, और इंडिया लॉयल गर्लफ्रेंड था। बोला ओके। इस चक्कर में लग किसका रहा था व्हाट? इंडिया का। क्योंकि रशिया तो सबसे बात करता था, और जब हम बात बोल रहा मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तब इंडिया को समझ में आया कि भैया ब्रेकअप करना जरूरी है। और तब इंडिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का बात सुना, और उस ब्रेकअप का नाम रखा गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया अब अपना बैरियर्स तोड़ेगा और अलाउ करेगा फॉरेन एक्सचेंज विथ एनी कंट्री दैट इज प्रॉफिटेबल फॉर इंडिया। मतलब इंडिया का सामान बाहर बिक सकता है, विदेशों का सामान इंडिया में बिक सकता है, नॉट ओनली रशिया एंड ऑल दोस गल्फ कंट्रीज। इट वाज अलाउड। समझ में आ रहा है शिवम? यस और नो? यस सर। तो सबसे पहला था ग्लोबलाइजेशन। अच्छा ग्लोबल, हाँ बोलना बोलना, पहले बता दे उसको, नहीं तुम कर ले उससे पहले बोल, कान कान दे आगे, वो बोल रहा है कुछ कान में। सबसे पहला था, ग्लोबलाइजेशन के पहले भी बोला, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दे भाई। तुम लोग प्राइवेट सेक्टर को तो बिजनेस करने दे नहीं रहे। पता है प्राइवेट सेक्टर 4-5 बिजनेस कर पाता था। तो सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन अलाउ करो। सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन अलाउ करो मतलब फ्रीडम दो, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दो बिजनेस करने का। पता है प्राइवेट सेक्टर पे ये रेस्ट्रिक्शन था क्या? तुम लोग को लग रहा होगा ये क्या चीज का आप आजादी मांग रहे हैं। आप मतलब जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, मनमोहन सिंह को बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर को लिबरलाइजेशन दो। क्या है मतलब? सुनेगा 1947 में 91 का गवर्नमेंट का हरकत सुनो। गवर्नमेंट बोलता है स्केड्यूल ए, स्केड्यूल ए में गवर्नमेंट कुछ बिजनेसेस लिखा था जो प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता है। कौन सा बिजनेसेस है स्केड्यूल ए में? स्केड्यूल ए में तुम्हारा बिजनेस था डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ऐसा कुछ। स्केड्यूल बी जिसमें मिनरल्स, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, ट्रिक, डर माफ, ट्रिक, डर माफ, ट्रिक, डर माफ, डर माफ, डर माफ। स्केड्यूल ए डी ए आर, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, डर। स्केड्यूल बी माफ, मिनरल्स, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर। स्केड्यूल बी में ये सब बिजनेसेस था। ये सब प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता है। अच्छा, बाकी जो बिजनेसेस बचा स्केड्यूल सी में वो कर सकता है गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके। अच्छा, लाइसेंस लेने जाओ कोई भी बिजनेस करो, गवर्नमेंट घुस खाएगा। नंबर टू, नंबर टू, तुमको अगर अपना बिजनेस 100 करोड़ 200 करोड़ एक लिमिट था, उसके उतना तक हो गया, उसके बाद तुम नया ब्रांच नहीं खोल सकता अपना बिजनेस का। तुम एक्सपैंड ही नहीं कर सकता, तुम मर्जर ही नहीं कर सकता कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ। तुम समझ रहा है? कोई प्राइवेट सेक्टर रहना चाहेगा इंडिया में? नहीं। कोको कोला था उसको भगा दिया, बोला हम लोग के यहाँ का वो बिकेगा। वो जो मिरिंडा और फेंटा जो अभी हम लोग जानते हैं ना, उसके पहले वो दूसरे नाम से बिक रहा था, सेम चीज। वो तो कोको कोला आके खरीद लिया इन लोग को। अब तुम लोग ये समझो लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन क्या बोला? फ्रीडम दो। लिबरलाइजेशन क्या बोला? फ्रीडम दो प्राइवेट सेक्टर को। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करता था मालूम है? गवर्नमेंट का कांड सुनो। लॉस मेकिंग बिजनेसेस रन करता था और सारा टैक्स पेयर का मनी लगाता था। तुम लोग ना एक काम करो, गवर्नमेंट, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट को बोला जो तुम्हारा लॉस मेकिंग बिजनेस है क्या तो उसको आज ही बंद करो। लॉस मेकिंग बिजनेस को सिक यूनिट्स बोलते हैं, सिक। क्या तो बंद कर, नहीं बंद कर सकता तो प्राइवेट सेक्टर को बेच, वो लोग संभालेगा। भारत एल्यूमिनियम कंपनीज वन सच केस, बिक गया था। और लास्टली, तुम लोग वर्ल्ड के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं रख रखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है तुम्हारा, अलाउ करो। थर्ड वाज ग्लोबलाइजेशन। थर्ड वाज ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम। लिबरलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर को, लिबरलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है लॉस मेकिंग यूनिट्स सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर, या सिंपली पब्लिक सेक्टर जब अपना कुछ बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को बेचता है उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और लास्टली ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग द इकोनॉमी, ओपनिंग द, मैं तुमको बोला था ना मैं पहले 10-15 मिनट में पढ़ा दूंगा, ये चैप्टर।
मैं बोला था ना 10 मिनट में पढ़ा दूंगा, ये लो। जो बोल रहा है कि काश समझाते सर, ले समझा दिया। और इतना घुस के समझाया, उतना डिटेल में तो बुक में नहीं लिखा है जितना हम घुस के बताया। आ रहा है समझ में? अब तुम्हारा सिलेबस और ये चैप्टर बड़ा क्यों है? एग्जाम में आएगा लिबरलाइजेशन का फीचर्स बताओ, लिबरलाइजेशन का मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ, प्राइवेटाइजेशन का फीचर्स बताओ, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ, ग्लोबलाइजेशन का फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट। तो भाई ये करने के लिए तो समय चाहिए ना। ऑफलाइन में ईमानदारी से किसको किसको समझ आ गया क्या पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन में किसको किसको समझ आ गया व्हाट इज बीइंग डन। रौनक हैज कंफर्म्ड, हर्षित हैज कंफर्म्ड, रजित, निशी, वान्या, ये लोग ने कंफर्म कर दिया है। एंड मेक श्योर निशी एंड एक दो जन जिनका वीडियो इनएक्टिव है, मैं नहीं चाह रहा किसी को भी क्लास से बाहर करूं, प्लीज वीडियो एक्टिव करके क्लास अटेंड करें। हुआ? अभी स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो। अच्छा, एक चीज यार, प्यार से इन्हीं तीनों को एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और भी प्यार से इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। कभी कोई बोल दे लक्ष्य कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर पढ़ लिया क्या, तो है मत करना, एलपीजी वाला चैप्टर का बात हो रहा है। सर बहुत अच्छा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं बातचीत को। क्वेश्चन नंबर 1, why was there a need for economic reforms? क्वेश्चन नंबर 1, why was there, अच्छा एक सेकेंड ना, ये वाला जो है पार्ट ना, why was there a need for economic reforms, हालांकि मैं लिखवाया हूं तुम लोग को यहाँ पर, मतलब लिखा हूं फेलियर ऑफ ये, और ये जनरली ना ये स्कूल में कटवा देता है, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए ना मैं सीधा जो आएगा पक्का उससे शुरू करता हूं। वो भी करवाना हुआ तो करवा देंगे बाद की क्लास में, जो पक्का है ही। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, पक्का है ही, तो वो करते हैं। अब समझ आ गया तुम लोग को? तो कोई पूछ ले एलपीजी कब हुआ इंडिया में, तो क्या बोलेगा? 1991, 1990। तुम लोग अगर ग्लोबल इकोनॉमिक्स भी देखेगा ना, 1991 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है। हालांकि ये तुम्हारे काम का नहीं है, फिर भी बोलता हूं, गल्फ वॉर काम का है, तेल का दाम बढ़ा, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, 1989 फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जर्मनी, गल्फ वॉर, इराक कुवैत, यूएसएसआर। तुम देखो 3 4 चीज हो रहा है एक साथ। 1991 हर्षद मेहता स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैम। आ रहा है समझ में? इतना कुछ एक साथ हुआ ना कि गवर्नमेंट को चेंज लाना पड़ा। आ रहा है बात समझ में? राइट सर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन लिबरलाइजेशन एंड इट्स फीचर्स। डिफाइन लिबरलाइजेशन विथ इट्स फीचर्स, विथ इट्स फीचर्स। यहां पे फीचर्स का मतलब समझ आया? मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब तो आयुष तेरे को हम समझा दिया, बट वो लिबरलाइजेशन कंट्री में इंप्लीमेंट कैसे हुआ, वो है फीचर्स के अंदर। नमन समझ रहा है क्या बात? चलो लिखते हैं यार, लिखिए। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू refers to the policy of डीरेगुलेशन। माही डीरेगुलेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस हटाना वहां से। तो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन, पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन of different segments of the economy, policy of deregulation of different segments of the economy, policy of deregulation of different segments of the economy, policy of deregulation of different segments of the economy। एक बार बोलो बोलो, एक liberalization refers to policy of deregulation, बोलो बोलो, liberalization refers to policy of deregulation। मतलब जहां जहां तुमने पाबंद लगाया है प्राइवेट सेक्टर पे, वो पाबंदों को हटाओ। बैंक्स को अलाउड ही नहीं था ब्रांचेस खोलना, अरे प्राइवेट बैंक ही अलाउड नहीं था।
फॉरेन पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था, सब हटाओ। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। बोलो लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू, एक बार और, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। एक बार फिर से बोलो, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू, फिर से लिबरलाइजेशन रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू, आगे लिखो, ये डेफिनेशन कंटिन्यूड है ना, हाँ सर। इट इज द पॉलिसी ऑफ, इट इज द पॉलिसी ऑफ डूइंग अवे, इट इज द पॉलिसी ऑफ डूइंग अवे मतलब पूरी तरह से हटा देना, या रिड्यूसिंग द, और रिड्यूसिंग द, इट इज द पॉलिसी ऑफ डूइंग अवे और रिड्यूसिंग, डूइंग अवे और रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर इंडस्ट्री, ओवर इंडस्ट्री, ओवर इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज, इन सारी एक्टिविटीज के ऊपर से विच एग्जिस्टेड बिफोर 1991, which existed before 1991, which existed before 1991। सारे लोग बोलो, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ, बोलो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द, फिर से बोलो, एक बार और बोलो, लिबरलाइजे, इट इज द पॉलिसी ऑफ डूइंग अवे मतलब पूरी तरह हटाना, इट इज द पॉलिसी ऑफ डूइंग अवे और रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल्स, फिर से, इट इज द, or reducing the government controls over industry, investment, imports and other activities which existed before, which existed before। एक बार ये पूरा लिबरलाइजेशन का डेफिनेशन है, एक बार और रीड कराऊंगा एंड फिर इंडिविजुअली पूछने वाला हूं, मेक श्योर है ना। बोलिए आप लोग, दैट एग्जिस्टेड बिफोर, स्वर्णदीप बोल, हटाना, इंपोर्ट्स सारे,
द इकोनॉमी, which other existed before 1991? Lakshya, other activities. हेडिंग डालिए फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन किया कैसे? लिबरलाइजेशन ऐसे थोड़ी है कि गवर्नमेंट एक दिन ये न्यूज में आके बोल दिया आज से हम लिबरलाइज किया। अरे ऐसे थोड़ी जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे आके चिल्लाया थोड़ी आके, ऐसे थोड़ी आके चिल्ला देगा, कुछ तो करेगा ना, कुछ मेथड्स तो करेगा ना यूज। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी, सबसे पहला है, जितना जगह ये लोग परेशान करता था लाइसेंस लो लाइसेंस लो लाइसेंस लो। अरे कुछ भी आयरन का बिजनेस करना है लाइसेंस लो, बैग का बिजनेस करना है लाइसेंस लो, सुलभ शौचालय खोलना है लाइसेंस लो। अरे कुछ भी करना है लाइसेंस 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 करता था। सबसे पहला चीज है कि जो स्ट्रिक्ट बिजनेसेस है, जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बिजनेस है, उनको छोड़ के अब लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ही हटा दिया। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट आज भी है जो कि जरूरी है। अरे फॉर एग्जाम्पल कोई पब है, उसको भाई साहब को अल्कोहल का लाइसेंस रखना पड़ेगा। हर कोई नहीं रख सकता अल्कोहल, तो वो सब चीज के लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है। सिलेक्टेड केसेस के लिए, बाकी जगह से लाइसेंस से हटा दिया। और वो सब जहां पे है, दैट इज लॉजिकल, वहां लाइसेंस होना चाहिए। प्रॉब्लम इज कि जहां लाइसेंस का दरकार नहीं था वहां भी जरूरत था। दैट वाज द प्रॉब्लम। लिखो नंबर वन, डी लाइसेंसिंग। ये जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स का हटाना हुआ सिया, यहाँ पे सुनना स्वर्णदीप, जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को हटाया, इट इज कॉल्ड डी लाइसेंसिंग। चमका नहीं चमका? वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालो डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग लिखिए, इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ licensing requirements for most of the industries except 5। और ये 5 जरूरी भी है, except 5। अल्कोहल, नमन और बोल कहां कहां लगेगा? अल्कोहल के साथ क्या लगता है नमन? देखो कौन बोला ये सिगरेट बच्चा? वाह, वेरी गुड, सही जवाब, सिगरेट्स। नहीं वो सब नहीं, तुम्हारा सारा शौक नहीं लिखना है यहाँ पे, जहां जहां लाइसेंस चाहिए वो लिखना है। अल्कोहल, सिगरेट्स, हजार्डस केमिकल्स। हजार्डस केमिकल्स मतलब जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स है, वो सब का
है ना, हजार्डस केमिकल्स। अरे मतलब कल लक्ष्य है, लक्ष्य कहाँ रहता है, तुलसी धाम में क्या? तो कल को लक्ष्य ये नहीं बोल सकता हम यहाँ पे आज पेट्रोल बना के बेच रहा है, वो नहीं कर सकता। हजार्डस केमिकल्स। हाँ आ गया ना, वेरी गुड। कौन बोला गन? एकदम सही, डिफेंस इक्विपमेंट्स। डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, तुम लोग को ये पता है ना, ये जो बॉम्ब वॉम्ब जो बना था, वो सब माइनिंग कंपनीज बनाई थी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आजकल लोगों को किया जा रहा है उससे एक्सट्रैक्ट। समझ में आ रहा है ना? डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड फाइनली आपका इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। ये जगह पे आज भी अगर आप इन पांचों में से कोई भी बिजनेस में हो ना, लाइसेंस तो सर चाहिए। फॉर लिख भी देता है ना, फॉर स्ट्रेटेजिक, social and environmental purposes, for strategic, social and environmental purposes, for strategic, social and environmental purposes। हाँ, अरे बोका, वो लाइसेंस अलग है, यहाँ लाइसेंस बिजनेस करने का है। नमन क्या बोल रहा है, बच्चा नादान है, बोलता है सर ड्राइविंग लाइसेंस भी तो चाहिए। अरे ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस तो ऐसे बहुत जगह चाहिए। अरे भाई यहाँ पे लाइसेंस का मतलब है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग अ बिजनेस, डी लाइसेंसिंग। और अब हम लोग यहाँ पे तो पढ़ाई बताएं डी लाइसेंसिंग, अब हम लोग बुराई करेंगे पहले का सिस्टम का कि द लाइसेंसिंग पॉलिसी बिफोर 1991 वाज द रूट कॉज ऑफ ब्राइबरी। लिखो, द लाइसेंसिंग पॉलिसी प्री 1991 was responsible for corrupt practices. It slowed down industrial and economic development. 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 तो लिखो entrepreneurs are now, अब आज का बात, कोई भी बिजनेस में आप एंटर कर सकते हो एक्सेप्ट 5 विदाउट लाइसेंस। लिखिए, entrepreneurs entrepreneurs are now free to enter any trade, industry or business. In most cases license is not required. In most cases license is not needed. In most cases license is not needed. In most cases license is not needed. कहानी खत्म हो गया क्या? यस सर, कहानी खत्म हो गया। पॉइंट का नाम है, बोलो बोलो बोलो, डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बोलिए 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 बोलिए। इट रेफर, बोलो, इट रेफर, बस यहीं तक, फिर से। इट रेफर टू द रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। लाइसेंस का दरकार ही नहीं था। इट रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। फिर से, फिर से, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, उसमें क्या क्या था? एल्कोहल, सिगरेट, हजार्डस केमिकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट्स और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। क्यों? फॉर स्ट्रेटेजिक, सोशल एंड
फॉर स्ट्रेटेजिक सोशल एंड, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले इतना लर्न होना चाहिए। एक बार रीड करो, फिर इंडिविजुअली पूछने वाला हूं, बोलो। बोल शौर्य। हाँ तुम बोल डेफिनेशन, बोलो। फिर से रीड कर। फिर से रीड कर। लिपिका जी बोलिए। करेक्ट है। अभी आगे अपने लोग बोलेंगे द लाइसेंसिंग पॉलिसी प्री 1991, बोलो बोलो। द लाइसेंसिंग पॉलिसी प्री 1991 वाज रिस्पॉन्स, फिर से, द लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, बोलो। द लाइसेंसिंग पॉलिसी प्री 1991, it slowed down industrial and economic development, it slowed down industrial and economic development। पूरा बोलेंगे, द लाइसेंसिंग। एक बार फिर से बोलो। एक बार फिर से बोलो। आगे, ट्रेड इंडस्ट्री और बिजनेस, entrepreneurs आर नाउ फ्री टू एंटर इन मोस्ट, क्लियर है? लाइसेंस इज नॉट नीडेड। ये वाला पार्ट एक बार फिर रीड करेंगे एंड देन पूछने वाला हूं, बोलो। द लाइसेंसिंग पॉलिसी प्री 1991, इन मोस्ट केसेस। चलो सेकेंड पॉइंट, डी लाइसेंसिंग हो गया। अच्छा, पहले क्या था? मोनोपोली एक्ट था। एक एक्ट था जिसका नाम था एमआरटीपी एक्ट। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एक सिंगल पर्सन ही सेलर रहेगा। गवर्नमेंट का ये, गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं था कि एक सिंगल पर्सन ही सेलर बने, तो गवर्नमेंट एमआरटीपी एक्ट डाला। एमआरटीपी एक्ट किसी को भी मोनोपोली बनने से रोकता था। अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है ना, गवर्नमेंट एक कंपटीशन खड़ा कर देगा। मतलब समझ आ रहा है? सिंपल भाषा में, कोई बिजनेस करके एक्सपैंड नहीं कर सकता, बड़ा नहीं हो सकता। होगा तो गवर्नमेंट खुद बिजनेस करने लग जाएगा, उसका कंपटीशन बन जाएगा। ये लॉ था एमआरटीपी एक्ट का। अभी भी है एक्ट, एक्ट में बदलाव आया। अच्छा, एमआरटीपी का फुल फॉर्म बोले, सुनना।
मोनोपोली का मतलब है सिंगल आदमी जब मार्केट में सेलर रहे, जब सिंगल आदमी मार्केट में सेलर रहे। सिंगल आदमी का मतलब अकेला सेलर है, सेलर सिंगल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो मोनोपोली, एमआरटीपी का मतलब है मोनोपोलिस्टिक एंड, फुल फॉर्म मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोली मतलब शौर्य, सिंपल भाषा में तुम कोई भी ऐसा हरकत कर रहा है जिसकी वजह से चांसेस है कि तुम मोनोपोली रह जाएगा, बाकी लोग लॉस में चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट तेरे अगेंस्ट आ जाएगा। एग्जांपल जियो किया था अभी 4-5 साल पहले, अब 4-5 साल भी नहीं, 10 साल हो गया। जियो जब आया था क्या किया था? फ्री सिम, फ्री कनेक्शन, फ्री सब फ्री, साल भर तक किया था फ्री। पता है क्या? तुम लोग को नहीं पता हो, मैं भी 10 साल पहले का बता रहा है, जब जियो आया था 10 साल पहले या 8 साल पहले, जब भी सब फ्री 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 1 साल तक। ऐसा प्रैक्टिसेस प्री 1991 अलाउड नहीं था। ये तो इनडायरेक्टली तुम मार्केट से लोगों को निकाल रहे हो, एकदम पकड़ के, पकड़ पकड़ के निकाल रहे हो। गवर्नमेंट को ये नहीं पसंद था सर, क्यों? सिया गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं पसंद था कि कोई मोनोपोली बने? हाँ, हाँ, क्योंकि अगर एक सिंगल आदमी मोनोपोली बन गया प्रॉब्लम नहीं है, तो होगा क्या पता है? आज तो वो फ्री दे दिया, कल को वो जो दाम चाहेगा वो चार्ज करके लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा। एक्सप्लॉइट करेगा लोगों को, जो दाम बेचना बेचना, आज जियो कर रहा है। दिस एक्सप्लॉइटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस विल स्टार्ट, गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट था। अब जो नया एमआरटीपी एक्ट है, हालांकि वो एमआरटीपी एक्ट खत्म हो गया, अब इसको बोलते हैं कंपटीशन एक्ट 2002। ये कंपटीशन एक्ट बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मोनोपोली बनता है, बनने दो। तक दिक्कत नहीं है जब तक तुम कोई भी एक्शन ऐसा ना ले जो लोगों को एक्सप्लॉइट करता हो। एज लॉन्ग एज दैट इज देयर, चलेगा, कुछ भी करो। यू शुड नॉट बी इंडल्जिंग इन टू एनीथिंग दैट इज एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर। तो इस वजह से बिजनेसेस को इंटरेस्ट आया कि चलो इंडिया में बिजनेस करते हैं, वरना साला लॉ था कि हम मोनोपोली नहीं बन सकता, हम एक्सपैंड ही नहीं कर सकता, ब्रांच नहीं खोल सकता, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो ये नहीं कर सकता, इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, सब हटा दिया एमआरटीपी एक्ट। हेडिंग डालो, रिलैक्सेशन इन कंट्रोलिंग मोनोपोलीज। रिलैक्सेशन इन कंट्रोलिंग मोनोपोलीज। मोनोपोलीज। अच्छा, तुम्हारे बिजनेस में असेट, असेट का मतलब तो समझता होगा भाई, अकाउंट्स का स्टूडेंट्स लोग हैं। असेट का मतलब क्या होता है? देखो भी, एक जन से पूछता है हम। हाँ देखो, रिद्धिमा बोलो, असेट का क्या मतलब होता है? अच्छा, जो बिजनेस ओन करता है। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट देयर। ठीक है। हाँ, फ्रॉम विच वैल्यू कैन बी रियलाइज, ठीक है। आप समझो, कुछ भी है, अगर कोई फर्म है जिसका 100 करोड़ का असेट है ना, वो कुछ इंडस्ट्रीज में बिजनेस ही नहीं कर सकता था पहले लॉ में। क्यों? क्योंकि तुम तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, अब और क्या करोगे? तुमको रिलेटिव 500 रुपया देके जाता है तो मम्मी बोलती है ना, इतना पैसे का क्या करेगा? वही गवर्नमेंट बिजनेस से पूछता था, इतने पैसे का क्या करेगा? अरे, ये था प्रॉब्लम। लिखो, रिलैक्सेशन इन कंट्रोलिंग मोनोपोलीज, लिखो, अंडर द अंडर द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव, under the monopolies and restrictive trade practices, MRTP, MRTP Act 1969, all the firms, all the firms, all the firms with assets above a certain amount, assets above a certain amount
were required to were allowed to enter selected industries only, were allowed to enter selected industries only, that too after government approval, that too after government approval. अब ये एक्ट ही खत्म कर दिया गया है. दिस एक्ट हैज बीन अबॉलिश्ड. लिखो, दिस एक्ट हैज बीन अबॉलिश्ड. ये लॉ ही, ये कानून ही फाड़ दिया गया है. दिस एक्ट हैज बीन अबॉलिश्ड. द फोकस इज नाउ ऑन, जो मैंने बोला. अब माही फोकस इस बात पे नहीं है कि तुम मोनोपोली ना बनो. अब फोकस इस बात पे है कि तुम मोनोपोली बन के रिद्धिमा कुछ एक्सप्लॉइटेटिव ना करो. द फोकस इज नाउ ऑन कंट्रोलिंग unfair trade practices by firm. The focus is now on controlling unfair trade practices by firms. तो अब इस चीज पर फोकस है. द फोकस इज नाउ ऑन कंट्रोलिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस बाय फर्म टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स. टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स. टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स. बोलो सारे लोग बोलो. अंडर द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. बोलो बोलो बोलो. अंडर द all the firms with assets, all the firms with assets above a certain, ऐसे अमाउंट 100 करोड़ था 1985 में, पर उतना याद रखने का दरकार नहीं है. All the firms with assets above a certain amount were allowed to enter selected industries, were allowed to enter, that too after, अरे वो भी आफ्टर, this act has been, this act has been, अरे this act has been. The focus is now on controlling unfair trade practices by firm. The focus is now on to protect the consumers. To protect the, पूरा बोलो. Under the monopolistic and restrictive trade practices 1969. फिर से, under the all the firms with assets above a certain amount were allowed to enter, were allowed to enter, that too after, अरे वो भी after, this act has been, the focus is now on, the focus is now on controlling, पूरा बोलो. Under the that too after, this, to protect the, नमन बोलिए. With assets enter, were allowed to enter selected industries only.
एक बार आप रीड करिए जोर से। ठीक है क्या? चलो एक बार और रीड करो रमन, फिर बिना देखे बोलना। बोलो। All the firms above a certain amount. वेरी गुड यार, एकदम सही है। आप बोलिए लक्ष्य। दैट्स इट। आज का क्लास यहीं पे, नेक्स्ट डे आगे बात करेंगे। गुड बाय एवरीवन।